हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर आपके लिए लेकर के आ गया हूं सीरीज का तीसरा वीडियो। और आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जरा देखिए यहां पर। जी हाँ, ये वर्ड्स एंड टेंसेस। मैं इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्यों कह रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर एक छोटा सा भी इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि ये दो चीजें ही वो चीजें हैं जिनकी मदद से या जिनकी बदौलत उस सेंटेंस का अस्तित्व होता है। जी हाँ, तो मैं आज इन दो शब्दों के बारे में बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, मेरी एक एक बात को यहां से ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जरा याद कीजिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होते हैं वो होते हैं उस भाषा के लेटर्स, यानी अक्षर। और अक्षरों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम आते हैं किसी भी भाषा की दूसरी सबसे छोटी इकाई पर। और वो दूसरी सबसे छोटी इकाई क्या है? ये है आपके सामने लिखा हुआ है वर्ड। जी हाँ, अक्षरों से मिलकर वर्ड बनते हैं। अब हम यहां पर जानेंगे कि आखिर ये वर्ड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और वर्ड के बारे में सटीक कॉन्सेप्चुअल जानकारी। तो चलिए सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम इस डेफिनेशन का केवल इतना हिस्सा पढ़ते हैं, ठीक है? और ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के डिस्कशन की बातें हैं, तो फिर आगे चल करके कभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए जरा इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि ये वर्ड क्या होता है। देखिए, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखिए, वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है एक ग्रुप होता है, काहे का? लेटर्स का। लेटर्स जैसे सी टी ए, ये क्या है? ये लेटर्स हैं अलग अलग। और अगर हम इनको जोड़ करके लिख दें जैसे सी टी ए, अगर हमने ये जोड़ करके लिख दिया तो ये बन गया क्या? ये ग्रुप बन गया, ठीक है ना? दैट कन्वेज अ मीनिंग। अभी ग्रुप से के लिए काम नहीं चलेगा, आगे और पढ़िए। ऐसा समूह होता है जो मीनिंग कन्वे करता है, यानी उसका कोई मीनिंग होता है। तो जरा देखो, ये ग्रुप तो बन गया, क्या इसका अर्थ भी है, कोई मीनिंग भी है? सी टी ए। तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, ये तो कोई शब्द नहीं है ना, ये केवल लेटर से ही है, भले ही ये ग्रुप में हो, बट ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ओके, अच्छा, तो सीटीए से कोई वर्ड नहीं बनता, ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? ये वर्ड नहीं हुआ। अगर हम इन्हीं लेटर्स को कुछ ऐसा लिख दें, ए सी टी ऐसा लिख दें, या फिर हम कुछ ऐसा लिख दें, इन्हीं लेटर्स को कुछ इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन में लिख दें, तो फिर आप देख रहे हैं कि ये एक ग्रुप भी बन गया। ये दोनों क्या है? अक्षरों के समूह हैं। क्लियर? और इनका अपना एक मीनिंग भी है, यानी ये मीनिंगफुल भी है। एक्ट मीन्स होता है अंक। नाटक वगैरह में आप लोगों ने अंक पढ़े होंगे, फर्स्ट एक्ट सेकंड एक्ट, तो ये अंक हो गया। अच्छा, इसकी एक दूसरी मीनिंग भी होती है। एक्ट मीन्स अभिनय करना या काम करना, ऐसा कुछ होता है, काम करना, ठीक है ना? अच्छा, तो इसके तो मीनिंग होते हैं, तो ये तो मीनिंगफुल हुआ। कैट, दूसरा वर्ड हमने दूसरा कॉम्बिनेशन इन्हीं लेटर्स से दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया, तो इसका भी मतलब आप लोग तो जानते ही हैं। जी हाँ, बिल्ली। ओके, तो बिल्ली। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अक्षरों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकल रहा है। तो बस सिंपल से इतनी सी बात है। क्या? कि शब्द क्या होता है? शब्द अक्षरों, दो या दो से अधिक शब्द अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है जो कोई मीनिंग कन्वे करता है, अर्थात जिसका कोई अपना मीनिंग होता है। बाकी की बातें थोड़ी सी बाद में डिस्कस करेंगे, चूंकि एडवांस लेवल पर और गहरी बातें, ठीक है ना? अच्छा, चलिए, तो ये तो हो गया वर्ड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, कितने हैं ये सारे के सारे, और ये कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। चलिए जरा सबसे पहले तो हम अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो वर्ड्स हैं ये कितने हैं। तो अगर हम इस अंग्रेजी भाषा के संसार को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन यानी 20 लाख वर्ड्स हैं। और वो 20 लाख वर्ड क्या सभी याद किए जा सकते हैं? तो आप इसके चक्कर में ना रहिएगा। 2-4 जन्म भी अगर आप ले लेंगे ना, तो ये 2 मिलियन यानी 20 लाख वर्ड्स तो तब भी आप याद नहीं कर पाएंगे, और ना ही इतने शब्दों की हमें जरूरत है। भाई, जरूरत कितने शब्दों की है? मुश्किल से अगर हमारे पास 6 से लेकर 10,000 शब्दों का अगर वर्ड बैंक हो जाता है, शब्दकोश हो जाता है, तो हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर इनको हम तैयार कहां से करें? बड़ी बात यह आई कि तैयार कहां से करें। तो तैयारी करने के लिए भाई जरा सुनिए। आप सभी लोग अभी लोअर क्लासेस में यानी 6, 7, 8, 9, 10 या 11 या 12 में पढ़ रहे होंगे। चलिए, अच्छा, आप आगे भी पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन
आपके लिए इन वर्ड्स को यानी अपना वर्ड बैंक बनाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है कि आप अपनी क्लास में चलने वाली जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स हैं उनको ठीक से पढ़ें। उन टेक्स्ट बुक्स में जो आपके लिए नए वर्ड्स हैं उनको नोट कर लें और नोट करने के बाद उनको मेमोराइज करने का प्रयास करें। अब लेसन को अगर अपनी तरीके से पढ़ो, अपनी तरफ से पढ़ो, तो जब आप एक कहानी के रूप में पढ़ोगे तो ये शब्द धीरे धीरे करके आपको लर्न होते चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो तरीका यही होता है कि हम जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स हैं उनको हम पढ़ें और वर्ड्स की मीनिंग्स को याद करने का प्रयास करें। ठीक है, अच्छा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया सुनो, आप जो कुछ भी बोलते हो या जो कुछ भी लिखते हो वो क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। यानी आप जो बोल रहे हो इस समय, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है? सेंटेंस है। मैं जो कुछ भी बोले चला जा रहा हूं इस समय सेंटेंस है, और इन सेंटेंसेस के अंदर क्या है भैया? केवल वर्ड्स हैं। क्या है? वर्ड्स प्लस वर्ड्स, केवल और केवल वर्ड्स ही हैं। यानी एक सेंटेंस जो होता है वो केवल शब्दों का एक समूह होता है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में वर्ड्स हैं तो फिर आप सेंटेंस लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा तैयार करो। अच्छा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं भाई। क्यों? कैसे? जरा देखो, यहां पर मैं आपकी इस तरह से मदद कर सकता हूं कि मैंने आपके लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन करवा लिया है। आप जाकर के वहीं पर सर्च करें इंग्लिश गुरु अमन, इंग्लिश गुरु अमन या अमन सर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश गुरु अमन से अकेले सर्च करेंगे तो वो पहले नंबर पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, उस डॉक्यूमेंट सेक्शन में मैं ये सारे के सारे जो कॉमन वर्ड्स हैं जो डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो ऐसे में सारे वर्ड्स वहां पर अपलोड करता रहूंगा और वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए इतनी बातें हो गई। अब आप कहेंगे सर जी ये आगे जो पीले अक्षरों में लिखे ये क्या है भाई? ये क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये है क्या? भाई सुनो, देखो जरा, जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो ये तो वर्ड्स तो बहुत सारे हो गए। ठीक है ना? इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड हैं ये सारे के सारे। ये जो वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश में, तो आपको बता दिया जाता है लोअर क्लासेस में कि वर्ड्स इतने प्रकार के होते हैं, यानी शब्दों के प्रकार बता दिए गए कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको 8 प्रकार में बांटा जा सकता है। इनमें से कुछ वर्ड्स को कहते हैं नाउन, कुछ को प्रोनाउन, कुछ को वर्ब, कुछ को ऐसा कहते हैं, ऐसा क्लासिफिकेशन बना देते हैं। क्लियर? लेकिन ये क्लासिफिकेशन जैसा आपको बताया जाता है वैसा ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? जरा सुनिए। एक सेंटेंस में कोई भी एक शब्द, जैसे ये एक्ट है, ठीक है ना? अब ये एक्ट है, हम इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि कोई भी शब्द होगा, अच्छे से सुनना, मेरी बात को फिर से सुनो, कोई भी इंग्लिश वर्ड होगा, वो सेंटेंस में काम कौन सा कर रहा है? काम कौन सा कर रहा है? काम अगर वो नाउन का कर रहा है तो वो नाउन है, अगर वो वर्ब का काम कर रहा है तो वो वर्ब है, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब है। तो भाई समझो, जितने भी शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में वो सभी अपने काम के अनुसार उनको नाम दिया गया है। ठीक, यानी नाउन का काम क्या होता है? अब ये जानो कि नाउन का काम क्या होता है। अगर कोई शब्द सेंटेंस में वो वाले काम कर रहा है जो नाउन का काम होता है तो वो शब्द क्या हो गया? नाउन। ठीक है ना? अगर कोई शब्द किसी सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है तो वो क्या हो गया? वर्ब। एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। राइट? तो वर्ड्स वास्तव में इनकी अपने कुछ फीचर्स होते हैं, इनकी अपनी कुछ बातें होती हैं जो थोड़ी सी एडवांस्ड हैं। आगे चल करके मैं एडवांस लेवल पर, यानी जब मैं इनको बैक वापस आऊंगा फिर दोबारा पढ़ाऊंगा तो फिर मैं वो एडवांस लेवल आपको पढ़ाऊंगा। अब यहां पर क्या होता है कि बच्चे लोग आकर के भाई वर्ड्स के प्रकार, और बस वो आकर उलझ जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब चीजों में उलझ जाते हैं और यहीं से वो रास्ता भटक जाते हैं। अब आपको रास्ता नहीं भटकना है, इसीलिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं। अब आपको ये सीधे, यानी वर्ड्स आपने जान लिया कि वर्ड्स क्या होते हैं, अब इसके बाद ये नहीं पढ़ना है, वर्ड्स के प्रकार या भेद आपको नहीं पढ़ने। अब आपको क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये उलझाव है। क्यों उलझाव है? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रामर है भाई। देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, और जब हम इनके अंदर जाते हैं, नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के फंक्शंस आते हैं, फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड जो सिंटैक्स के रूल्स हैं, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी ग्रामर है जिसको अगर आप अभी पढ़ने लग जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो, बिल्कुल बिगनिंग है आपकी, और ये बड़ी बड़ी बातें जी नहीं। तो हम अभी फिलहाल यहाँ पर ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम वापस आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़कर वापस आएंगे। तो फिर कहाँ चले भाई?
तो हम लोग चलते हैं बिल्कुल सही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहां हमें चलना चाहिए। हमें कहां चलना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहां आते हैं, ये है इंग्लिश लैंग्वेज की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले बच्चों को क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो उसे ढेर सारे वर्ड्स आने चाहिए, यानी उसकी वोकैबुलरी यानी वर्ड बैंक उसका बढ़िया होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। फिर उस वर्ड बैंक यानी उन शब्दों को यूज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है वो है ये टेंस। अगर आप इसका प्रयोग करना नहीं जानते हो तो फिर इसका मतलब है कि आप कोई भी सेंटेंस ठीक से नहीं बोल पाओगे और ना ही लिख पाओगे। मैं इसे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, सपोज हम यहां पर कुछ लिख रहे हैं, तो जब भी हम लिखते हैं तो हम एक सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, बोलते हैं तो भी हम सेंटेंस के रूप में ही बोलते हैं। इस समय जो मैं बोल रहा हूं वो सब सेंटेंस ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो जो कुछ भी बोला जाता है या लिखा जाता है वो होता है एक सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्या होता है, तो सेंटेंस में सबसे पहली एक चीज होती है वो होती है वर्ड्स, यानी केवल वर्ड्स ही होते हैं। जिस तरह से दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाकर के हम वर्ड बनाते हैं यानी शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों को प्रॉपरली यानी ठीक से जोड़कर हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस की रचना करते हैं। तो आप देखेंगे जिस तरह से वर्ड के अंदर लेटर ही लेटर होते हैं, उसी प्रकार से सेंटेंस के अंदर वर्ड्स ही वर्ड्स होते हैं, यानी शब्द ही शब्द होते हैं। ठीक, तो ये तो देख ही लिया कि सेंटेंस के अंदर जब शब्द ही शब्द होते हैं तो शब्द पहले इंपॉर्टेंस की चीज हो गई। अर्थात अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शब्दकोश है तो फिर हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सेंटेंस की ये होती है कि शब्दों से के लिए काम नहीं चलेगा, वहां पर एक शब्द ऐसा होगा जिसे टेंस कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिसे टेंस कहते हैं, यानी एक ऐसा शब्द होगा जिसे हम वर्ब कहेंगे। वो वर्ब वास्तव में कई प्रकार की होती है, लेकिन उनमें से एक प्रकार की वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और ये फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस का एक अभिन्न अंग होती है, यानी उसकी आत्मा होती है। और अगर वो टेंस बतलाने वाला शब्द नहीं हुआ तो फिर समझो इन शब्दों का भी कोई मतलब नहीं रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस में शब्द तो होने चाहिए, लेकिन उन शब्दों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है वो है टेंस बतलाने वाली क्रिया, ठीक है ना। तो मैं उसी टेंस की बात कर रहा हूं, यानी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग होता है वो क्या है, उस सेंटेंस की टेंस बताने वाली क्रिया। अब हम इसी क्रिया की है बात कर रहे हैं भाई, और इसी क्रिया को हम टेंस बताने वाली यानी फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब आते हैं और बात करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस, अगर आप लोगों ने अभी तक टेंस पढ़ा हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपके स्कूलों में क्या बतलाया गया होगा। अगर कभी आपने प्रश्न किया हो कि अपने किसी टीचर से कि सर ये टेंस क्या होता है, तो आपके टीचर ने बताया होगा कि टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब समय। समय जैसे अगर मैं कह दूं 7 PM, तो इसका क्या मतलब हो गया, क्या ये टेंस हो गया भाई। अगर टेंस का मतलब टाइम है तो टाइम का मतलब जैसे ये हमने टाइम यहां पर लिख दिया टाइम, तो क्या ये टेंस है, तो जी नहीं, इसे टेंस नहीं कहते भाई। यानी टेंस को टाइम नहीं कहते। टाइम एक यूनिवर्सल थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। और वो टाइम क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने टाइम भी लिखा हुआ है। देखें जरा एक एक चीज को और मेरे लॉजिक्स को ठीक से सुनना और समझने का प्रयास करना, तो आपको आज कुछ बड़ा विशेष ही समझ में आएगा। देखिए टाइम क्या होता है, टाइम तो एक केवल यूनिवर्सल एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, यानी इस समय जब मैं खड़ा हूं ये है वर्तमान, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट है। और इस प्रेजेंट से ठीक पहले जो कुछ भी हो चुका, कब से लेकर जब से इसने सृष्टि ने चलना शुरू किया, जब से बिग बैंग हुआ तभी से ऐसा मानते हैं कि टाइम ने ट्रैवल करना शुरू किया। तो मान लीजिए कि ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब से टाइम ने ट्रैवल करना शुरू किया। तो अभी से ठीक पीछे जितना समय निकल चुका है उसको कहते हैं पास्ट। ओके, इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम को जब मैं आपके सामने खड़े बातें कर रहा हूं इसको कहते हैं प्रेजेंट, राइट। इसके बाद जो भी शेष आगे आने वाला टाइम है अनंत काल तक, उसे कहते हैं फ्यूचर, राइट। तो ये तो क्या हो गया, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो टेंस माने टाइम नहीं होता है, पहले अच्छे से ये समझ लीजिए। टेंस माने क्या होता है ये समझो आप। तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पीछे एक स्लाइड में एक डेफिनेशन लिखी है, और वो ये है टेंस की डेफिनेशन, जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पर अभी आपको
नहीं पढ़ाऊंगा, जानबूझकर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पर पढ़ाने लग गया तो ये हो जाएगा एडवांस्ड लेवल, और एडवांस्ड लेवल अभी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे उसको समझ पाने की कंडीशन में नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए पहले थोड़ा सा निचले लेवल यानी बेसिक लेवल से टेंस को समझते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड जो समझते हैं वो नहीं जो आपने स्कूलों में पढ़ा है। आपने स्कूलों में क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। आपने पढ़ा है कि रहा है, रही है, रहे हैं अगर लगा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। असल में ये आपने जो पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत पढ़ा है, लेकिन आपने इतना कम पढ़ा है, इतना कम पढ़ा है कि वो लगभग गलत के समान ही है। कम पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, यानी कॉन्सेप्ट उसका पीछे से नहीं पढ़ा। जरा एक प्रश्न है, जरा आप ही उत्तर दीजिए। जब अंग्रेज लोग अपने बच्चों को टेंस पढ़ाते होंगे तो वो क्या कहते होंगे? क्या इसी तरीके से वो भी पढ़ाते होंगे? द सेंटेंसेस एंडिंग विद द वर्ड्स लाइक था है, ठी है, ठे हैं आर कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या ऐसा कहते होंगे वो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते होंगे। या फिर ऐसा भी नहीं, द सेंटेंसेस एंडिंग विद द वर्ड्स लाइक रहा है, रही है, रहे हैं आर कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते होंगे। तो फिर भाई हम लोग क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? पढ़े क्योंकि हमारी, भाई आप कहेंगे सर ये हम इसी से सपोर्ट हमको मिलता है। जी हाँ, सपोर्ट इसी से मिलता है और बिल्कुल लेना भी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें ता है, ती है, ते हैं नहीं भी लगा होगा, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जिनमें रहा, रही, रहे नहीं भी लगा होगा तो भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। या कई बार ऐसा होगा कि वहां पर रहा, रही, रहे हैं आदि ऐसे शब्द लगे होंगे फिर भी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। आगे चल करके मैं ये सारे सबूत आपके सामने रखूंगा और आप खुद लॉजिक लगाकर बताएंगे कि मैं सही बोल रहा हूं। ओके, अच्छा, तो फिर भाई कैसे समझा जाए ये टेंस क्या होता है? तो मैं ये डेफिनेशन को अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं सिंपली आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। मोटा मोटा आइडिया देने के बाद फिर जब मैं इस डेफिनेशन को आपको डिस्कस करूंगा तो वो समझ में आएगा। चलिए, अच्छा देखो मैं क्या आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए यहां पर इस स्लाइड में आइए और देखिए कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस, ध्यान दीजिए, टाइम प्लस स्टेट ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन, ये होता है टेंस। टेंस बराबर ये, अगर सूत्र रूप में आप जानना चाहें तो क्या है, टेंस बराबर होता है समय। यानी कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखा होगा जिसमें किसी न किसी शब्द से आपको यह पता चलेगा कि समय कौन सा है, बीता हुआ समय है या फिर वर्तमान का समय है या फिर आने वाला समय है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है ना, किसी न किसी एक शब्द से आपको पता चलेगा। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो कौन सा समय है। क्लियर? हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये, दूसरी एक और चीज होती है स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी एक एक्शन होगा। एक्शन का मतलब क्या होता है भाई? वर्ब, यानी कोई क्रिया, कोई घटना, कोई काम होगा, कोई क्रिया होगी, कोई क्रिया घटित होगी। यानी ध्यान से सुने, मान लीजिए टाइम कौन सा है किसी सेंटेंस का, ये वाला समय है। कौन सा समय? अब से पहले वाला, यानी जो बीता हुआ समय है, उस बीते हुए समय में कोई क्रिया घटित होती है, कोई यहां पर एक्शन घटित होता है। यहां इस बीते हुए समय में एक एक्शन घटित होता है, यानी एक क्रिया घटित होती है। ठीक, अब वो जो क्रिया घटित हुई इस पीरियड में, किस पीरियड में? यानी जब से सृष्टि शुरू हुई तब से लेकर अब से ठीक पहले वाले पीरियड में कभी भी बीच में एक घटना घटित हुई। ठीक है ना, तो उस घटना की स्टेट माने अवस्था, ये खास चीज है। क्या है? स्टेट। स्टेट का मतलब दशा या अवस्था। उस घटना की अवस्था को बताने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम टेंस बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं कि सपोज अब से ठीक पहले अगर कुछ घटित हो चुका है भूतकाल में, भूतकाल में घटित हुई क्रिया को बताने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के टेंस हैं। कौन कौन से? एक तो है पास्ट सिंपल टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी हमारे पास यहां वर्तमान से पहले यानी भूतकाल में घटित हो चुकी क्रियाओं को शो करने के लिए कितनी क्रियाएं हैं? देखो, ये पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा आप, यानी भूतकाल में ही घटित हो चुकी क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो सेंटेंस पढ़ करके हमको ये पता लगाना होता है कि यहां भूतकाल में जो क्रिया घटित हुई है वो उसकी कौन सी स्टेट है। अब वो दशा आपको पता लगानी पड़ेगी, ये जो स्टेट है ये पता लगाना पड़ेगा। क्या वो स्टेट ऐसी स्टेट है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रकट करती है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो V2 है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्रिया की कौन सी अवस्था है या क्रिया की कौन सी स्टेट है, आपको यह पता होना चाहिए। तभी आप सेंटेंस को पढ़कर ये पता लगा पाएंगे कि भूतकाल में घटित हो चुकी इस क्रिया को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के थ्रू यहां पर प्रकट करेंगे। या फिर जरा सोचेंगे फिर से थोड़ा ठहर करके, क्या उस क्रिया की कोई ऐसी अवस्था है जहां पर हम ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे? बहुत अच्छे से क्लियरली आपको उस एक्शन की स्टेट का अंदाजा होना चाहिए, तभी आप निश्चित कर पाओगे कि हम यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। राइट, अच्छा, फिर आपको यह भी देखना होगा कि क्या भूतकाल में वो कौन सी स्टेट है जब हम देखेंगे कि यहां पर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जी हां, ये भूतकाल में घटित हो चुकी क्रिया को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू प्रकट करते हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने, इससे नहीं चुका है, चुकी है, चुके हैं से नहीं। जैसे चलो मैं अगर ये सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं कह दूं मैं सुबह 10 बजे खाना खा चुका हूं। ओके, चुका हूं। अब आप लोग तो जानते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द अगर लगे हों तो वो क्या होते हैं? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और आप इसे मान लेंगे कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान से सुनिए, मैं वही टाइम लाइन फिर से यहां पर खींचता हूं। ये देखिए, ये है प्रेजेंट और ये है पास्ट। क्या है ये? पास्ट। और ये फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं सुबह 10 बजे खाना खा चुका हूं, यानी इस समय अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सुबह खाना खा चुका हूं, इसका मतलब इस समय वर्तमान में, इस समय शाम के 6 बजे लगभग होंगे, तो 6 बजे मैं ये बात बोल रहा हूं कि मैं सुबह खाना खा चुका हूं। ठीक है ना? अच्छा, तो ध्यान से सुनिए, ये क्या है? अब ये भूतकाल में हुआ, यानी सुबह 10 बजे, यानी इस समय मैं यहां पर खड़ा हूं, शाम के 6 बजे है, तो सुबह यहां पर कहीं 10 बजे होंगे भाई, इस जगह पर कहीं 10 बजे होंगे। तो मैं एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं जो यहां भूतकाल में 10 बजे घटित होकर समाप्त हो चुका है। राइट, यानी ये तो सीधे सीधे भूतकाल की बात हो गई ना। अब जरा देखो, क्या यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, कब कर सकते हैं? जब ये डेफिनिट टाइम ना हो, टाइम अनडिफाइंड होगा, तब तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम डिफाइन हो गया, टाइम जैसे सुबह, एक तो सुबह की बात हो गई, सुबह जो गुजर गई, ठीक है, तो सुबह भी क्या है? टाइम बताने वाला एक शब्द है, और फिर कह दिया जाए 10 बजे। अब अगर सुबह ना भी लिखा हो, केवल 10 बजे, तो 10 बजे बीता हुआ, तो ये डिफाइंड टाइम है। अब अगर डिफाइंड टाइम किसी सेंटेंस में दिया हुआ है, तो फिर हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस क्रिया को हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से कभी प्रकट नहीं कर सकते। जी नहीं, अगर ये हमने यूज किया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि भूतकाल में डिफाइंड टाइम को, डिफाइंड यानी जो पहले से निर्धारित समय है, उसको प्रकट करने के लिए आपको V2 का प्रयोग करना होता है। V2 यानी मैं सुबह खाना खा चुका हूं। आप अगर ऐसे बनाएंगे, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड एट 10 इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, अगर आप ये सेंटेंस लिखेंगे तो ये गलत हो गया भाई। क्योंकि इस सेंटेंस में क्या हुआ है? इस सेंटेंस में आपने भूतकाल के टाइम को डिफाइन कर दिया। अब भूतकाल के टाइम को अगर आपने डिफाइन कर दिया, तो भूतकाल के टाइम यानी डिफाइंड टाइम को शो करने के लिए ये वाली क्रिया नहीं होती है भाई। कौन सी क्रिया होती है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई एट। आई एट लिखेंगे तब तो आप इसे लिख सकते हैं, और नहीं तो नहीं। अगर आपको आई हैव ईटन लिखना है तो फिर आप ये टाइम नहीं लगा सकते हैं। ये हैं वो कॉन्सेप्ट्स, यानी भूतकाल में
ये भी अगर हम यहां से कह देते हैं मैं खाना खा चुका हूं, तो भी तो भूतकाल में खाना खा चुका हूं, लेकिन टाइम नहीं डिसाइडेड है, टाइम डिफाइंड नहीं है। तो टाइम जो अनडिफाइंड टाइम, भूतकाल के अनडिफाइंड टाइम को प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। डिफाइंड टाइम को प्रकट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे? जब हम इस डिफाइंड टाइम से पहले घटित होने वाली किसी घटना के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट भाई बहुत अलग अलग हैं इनके, और इन कॉन्सेप्ट को बिना समझे आप चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ता है, ती है, इन सब का प्रयोग करके या ये वाली जो जानकारियां हैं इनको रख करके आप किसी भी सेंटेंस के टेंस को नहीं पहचान पाओगे। और जब पहचान ही नहीं पाओगे तो फिर वर्ब्स क्या लगाओगे भैया? वर्ब्स लगा ही नहीं पाओगे। क्लियर? तो मैं अब अगले वीडियो से आपको यही टेंस बताने का प्रयास करूंगा, कॉन्सेप्चुअली आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये टेंसेस क्या होते हैं, और इनका रियल वास्तव में मतलब आपको बताऊंगा। ता है ती है तो चलो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हो। वो बेसिक लेवल जो छोटे बच्चों का है वो भी बताऊंगा, लेकिन वो भी बेसिक लेवल बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और एडवांस्ड लेवल फिर मैं आगे चलकर आपको बतलाऊंगा। तो देखिए, टेंस आपको समझ में आया? टेंस क्या होता है? ध्यान से सुने। किसी भी विशेष समय पर, चाहे वो बीता हुआ समय हो, चाहे वो वर्तमान समय हो, या वो फ्यूचर समय हो, ठीक है ना, किसी भी समय पर घटित होने वाले किसी एक्शन, यानी यहां पर भी कोई एक्शन होगा, उस एक्शन की जो स्टेट होगी, और ये स्टेट होती है 4। हर टेंस में क्रिया की जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 होती हैं। कौन सी? पास्ट सिंपल, यानी पहले प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस भी आप बोलते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से चारों में ये 4 स्टेट्स होती हैं एक्शन की। ये सब एक्शन की स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स को समझना होगा। अगर इन स्टेट्स को आपने ठीक से समझ लिया तो फिर आपके टेंस क्लियर हो गए, ठीक है ना। क्योंकि हर स्टेट को बताने वाली क्रिया का स्वरूप अलग होता है। कैसे कैसे स्वरूप होते हैं जरा देखिए इधर। ये देखो, यहां से मैंने आपके लिए लिखा है, ये देखो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्टेट्स को बताने वाली वर्ब्स हैं, ठीक है ना। ये सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैज हैव कहेंगे सर जी, हैज हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। तो खाली यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस 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 नहीं है, ये भी है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से ये पास्ट टेंस की 4 तरह की ये जो वर्ब्स हैं, इन्हीं को वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। क्या भाई? ये क्या है? क्रियाओं के स्वरूप, ठीक है ना। और जब ये क्रियाओं के स्वरूप होते हैं, इन्हीं को स्वरूप कहते हैं। और जब आप ये जान जाओगे स्वरूप क्या है, तो फिर ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। फिलहाल मैं अभी भी ये डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं थोड़ी देर बाद यानी टेंस पढ़ा लूंगा, फिर टेंस क्या होता है ये बताऊंगा, तब ये डेफिनेशन आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे टेंसेज, और टेंसेज के साथ साथ ही शुरू होगा ट्रांसलेशन वर्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप लोगों ने पर्याप्त मात्रा में ट्रांसलेशन का अभ्यास कर लिया, टेंसेज, सभी प्रकार के टेंसेज पढ़ लिए और टेंसेज की क्रियाओं को याद कर लिया, तो बस एक काम रह जाए भाई, धीरे धीरे शब्दों यानी अपने शब्दकोश को आगे बढ़ाते जाओ और इंग्लिश में पूर्णता और पूर्णता प्राप्त करते चले जाओ। तो ये सबसे पहला स्टेप है जो हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो इसको सीखने के लिए हमें हिंदी बेस्ड सेंटेंसेस पर ट्रांसलेशन पहले कर लें, फिर इसके बाद उस पर थोड़ी सी ग्रामर समझ लें, और फिर आते हैं असली ग्रामर पर, ठीक है ना। तो चलिए फिर जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और एक कमेंट करिए। ये काम करना मत भूला करिए भाई, क्योंकि अगर आप ये काम करते रहेंगे तो हमारे वीडियोस सर्कुलेट होते रहेंगे, यूट्यूब उनको आगे बढ़ाता रहेगा, मुझे मजा आता रहेगा, तो आपको मजा आता रहेगा। तो सीधा सीधा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके लाइक का, कमेंट का और शेयर का। अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगा आपको तो असली पढ़ाई शुरू होगी वीडियो नंबर 4 से, और वो भी मैं बस एक दिन छोड़कर दूसरे दिन वो भी लेकर के आ रहा हूं। चलिए अब मिलते हैं आगे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।